अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव विद तौसीफ़। नाज़रीन, आज 30 जून को मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा की तरफ से कल शाम को यानी कि 29 जून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम एक खुला ख़त लिखा गया है। ये खुला ख़त मिसेस सरीना ईसा की तरफ से उसी तसलसल की घड़ी है जिसमें वो इससे पहले भी तीन से ज़ायद ख़ुतूत वफाकी हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को लिख चुकी हैं। मौजूदा ख़त क्या है, इसमें मिसेस सरीना ईसा ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और किस किस को तनकीद का निशाना बनाया है, इस पे आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस हालिया ख़त में मिसेस सरीना ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके मशीर शहजाद अकबर, वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर ख़ान और जो उनके मियाँ के ख़िलाफ़ एप्लीकेंट रहे हैं एक मीडिया पर्सन, उनको उनके ख़िलाफ़ जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और मिसेस सरीना ईसा ने मुतालबा किया है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ या मेरे मियाँ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जानी है या किए जाने का इरादा है तो वो पस पोस्ट रह के करने के बजाय हमारे सामने आके की जाए, हमें किसी टीवी पे बिठा दिया जाए, हमसे मुनाजरा कर लिया जाए या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम पे जो हमारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी है उसको लाइव चलाया जाए आवाम की नज़र में, ताकि आवाम देख सके कि हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिखे ख़त में मिसेस सरीना ईसा ने क्या कहा, हम आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुना देते हैं, जो शायद हमारा कौमी मीडिया उस तरीके से आपको नहीं सुना पाएगा मजबूरियों के सबब। मिसेस सरीना ईसा लिखती हैं वज़ीर-ए-आज़म के नाम ख़त में कि 25 जून 2021 को मेरे वालिद की पहली बरसी थी और इस दिन मुझे आपकी हुकूमत की जानिब से 8 नोटिस मौसूल हुए। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा की गई है या की जा रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है, क्योंकि मुझे आज तक इसकी नकल फराहम नहीं की गई। एक साल कबल 25 जून 2020 को, यानी कि वो दिन जिस दिन मिसेस सरीना ईसा बकौल उनके वालिद का इंतकाल हुआ, FBR ने, जो अब PTI के मिर्ज़ा शहजाद अकबर की खिदमत पर मामूर है, इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इसका नोटिस वसूल करने से इनकार किया है। मुझे अपने वालिद के इंतकाल का सोग मनाने भी नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे नोटिस दिए गए जिनका मैंने बहुत ही कलील मुद्दत में जवाब दिया और मैंने ज़ाती तौर पर FBR के दफातर में हाज़िरी भी लगाई। और इससे एक साल कबल 2019 में मेरे शोहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक ऐसे वक्त में रेफरेंस दायर किया गया जब मेरे वालिद का बहुत मुश्किल ऑपरेशन होना था, जबकि मेरी बेटी जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं वो प्रेग्नेंट थी और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्किल थी। अगले पैराग्राफ में वो लिखती हैं कि मुझ पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये काम यूँ तरतीब दिए गए थे और इस महारत से इनका तयन किया गया था कि मेरे शोहर पर ज़्यादा से ज़्यादा नफ्सियाती दबाव डाला जा सके और उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सके। बदनीयती पर मबनी इन कामों ने यकीनी बनाया कि मेरे शोहर मुसलसल 3 साल गर्मियों की छुट्टियां नहीं ले सके, और ऐसा करने वाले वो सुप्रीम कोर्ट के बल्कि शायद पाकिस्तान के वाहिद जज हैं, और मैं भी अभी तक कराची अपने वालिद की कब्र पर हाज़िरी नहीं दे सकी हूँ। हमारी मुसीबतें उस वक्त शुरू हुई जब मेरे शोहर ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला सुनाया। आपकी PTI हुकूमत और इत्तेहादी MQM को ये अच्छा नहीं लगा कि 12 मई 2007 का वो दिन याद दिलाया जाए जब कराची की गलियों में शहरियों का बेदर्दी से कत्ल किया गया। आपको अच्छा नहीं लगा कि आपको D चौक पर अपनी 126 दिन की डांस पार्टी याद दिलाई जाए। आपको ये भी बुरा लगा कि मेरे शोहर को जो प्लाट दिए जाने थे उन्होंने उनको लेने से इनकार कर दिया, जबकि आप तो प्लाट लेते गए हैं। एक तो झूठा बयान हल्फी जमा करके कि आपकी कोई जायदाद नहीं, वज़ीर आला पंजाब से लिया, और एक और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से, या शायद हमें इस वजह से हदफ का निशाना बनाया जा रहा है कि हमने बरसरे आम अपने असासे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ज़ाहिर कर दिए हैं, जिससे आपको और आपके साथियों को शर्मिंदगी महसूस होती है। आप और आपकी हुकूमत के कई अफराद टैक्स या तो देते ही नहीं हैं, या अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं और अपने बेतहाशा असासों की वजाहत पेश नहीं कर सके हैं। 27 मई 2021 को मैंने आपको और आपके वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम को लिखा कि हुकूमत की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मेरे ख़िलाफ़
सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा था और मैंने ये सीखा था कि मेरी जानिब से कुछ भी जमा कराने से कबल मुझसे ये मतलूब होता था कि नकूल समेत इसका नोटिस दूसरे फरीकों को भी देने की मैं पाबंद हूँ। ताहम जो कुछ दायर किया गया, मैंने ना ही इसका कोई नोटिस मुझे मिला है और ना ही इसकी कोई नकल मुझे दी गई है। बराए करम जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है मुझे उसकी नकल फ्राहम की जाए। इस मौके पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बराए करम मेरी पीठ पीछे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से बाज आ जाएं, जैसे माजी में की गई और जैसे आप एक दफ़ा फिर कर रहे हैं। जिन नकूल का मैंने मुतालबा किया था वो ताहाल मुझे नहीं दी गई। मुझे उन नकूल बाबत जवाब देने की भी जहमत गवारा नहीं की गई। बराए मेहरबानी मुझे ये बता दिया जाए कि मुझे 8 नोटिस देने का मकसद क्या था। वो चीज़ जो दायर की गई या की जाएगी वो मुझसे क्यों छुपाई जा रही है। जब मेरे ख़िलाफ़ एक हुक्म जारी किया गया तो मैंने इस पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की और 30 दिनों की मुकर्रर मुद्दत के अंदर और किसी वकील के बगैर ख़ुद नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। ताहम मुझे मीडिया से मालूम हुआ कि रजिस्ट्रार मिसेज़ ईसा यहाँ पे इन ब्रैकेट लिखती हैं कि वो जो डेपुटेशन पे सुप्रीम कोर्ट पे हुकूमत के मुलाजम हैं, उन्होंने इसकी 30 दिन की मुकर्रर मुद्दत में तोसी कर दी है। मुद्दत में ये तोसी काबिल फ़हम है क्योंकि फ़रोग़ नसीम नहायत मसरूफ़ रहते हैं। जुज़ वक्ती वकील, जुज़ वक्ती वज़ीर कानून और हर वक्त अपने लीडर की खुशामद करते हुए, जैसा कि उसे नेल्सन मंडेला से तशबीह देना। मौसूफ़ अपने आइनी मनसब और कौमी ख़जाने का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे अपने शोहर की मौत पर मुझे सती नहीं होना पड़ेगा और उनकी चिता के साथ मुझे जलाए जाने से बचकर मैं उनकी पेंशन ले सकूँगी। इमरान खान साहब, जब इंसाफ आपकी पार्टी का नाम है तो मुझे इस पर नुक्ताचीनी का क्या हक़ है कि आपको ज़्यादा ही इंसाफ मिले। क्या एनिमल फार्म के नेपोलियन की तरह आप भी ऐलान करते हैं कि कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बरतर हैं? वज़ीर कानून मेरी पीठ पीछे मेरे ख़िलाफ़ बग़ैर दस्तखत के प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। आपने अमलन आइन की दफ़ा 19 को जड़ से उखाड़ फेंका है और आपने मीडिया के लिए सांस तक लेना दुश्वार कर दिया है। मेरे ख़िलाफ़ बयानिए को कंट्रोल किया जा रहा है और मीडिया को दबाव में लाकर कोशिश की जाती है कि वो भी आपकी तर्जमानी करे। इस ज़बान दराज ख़ातून की तरह जिसमें सियासी वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसे आपने तौहीन अदालत के irतिकाब पर एजाज़ से नवाजा और जो महारत के साथ अब अपनी मुक्केबाजी की सलाहियतों का इजहार करती है। मुआवजे पर काम करने वाले फसादी लोग सोशल मीडिया पर मुझे बुरा भला कहते हैं। अनवर मंसूर खान जैसे लोग जिनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो अदालत में मेरा सामना करते और इनको कहा गया कि वो यूट्यूब पर स्पॉन्सर्ड लोगों को इंटरव्यू दें और वो इस हुक्म की तामील में मेरी पीठ पीछे ये कर गुजरते हैं। हमारा केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की भी उन्होंने मुखालफत की क्योंकि सच्चाई के सामने इन झूठी कहानियों की हकीकत वाज़े हो जाती जो मेरे शोहर और मेरे मुतल्लिक घड़ी गई हैं। और सदर साहब अब भी आपकी पार्टी का झंडा उठाए ऐवान सदर में इंटरव्यू देते हैं जिनमें उन्होंने ज़ेर समात मुकदमात के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया और भूल गए कि आइन उनसे मुकम्मल जानबदारी और सबसे गैर वाबस्तगी का तकाजा करता है। ये सारे हरबे नाकाम हो जाएं तो फिर मौत की धमकी का वही पुराना बुज़दिलाना तरीका रह जाता है। मैं पुलिस के पास मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराने गई, जिसने एक वीडियो में तफसील से बताया था कि मेरे शोहर को कैसे कत्ल किया जाएगा, लेकिन आपके वज़ीर ने मुदाखलत करके एफ़आईआर का इंदराज रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो 6 दिन के वक्फे के बाद एफ़आईए ने एफ़आईआर दर्ज की, यूँ कि एक दहशतगर्द का तहफ़्फ़ुज़ किया गया हो। एफ़आईए के सीनियर डीजी को, जिन्होंने कानून के ख़िलाफ़ वर्जी से इनकार किया था, तब्दील करके आप उनकी जगह अपनी पसंद का शख्स लेकर आए हैं। पीटीआई के करता धरता मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने, जो नैब में 8,135 रुपये की तनख्वाह पर मुलाजमत करता था, फिर रातों रात दौलत भी हासिल कर ली और मनसब भी। गैर कानूनी तौर पर असासाजात रिकवरी यूनिट कायम किया और फिर इस बात को छुपाया कि 20% की इनामी रकम कहाँ जाती है।
اس نے اور FIA کے DG نے جنہیں آپ نے خود چنا، مرزا افتخار الدین کے 19 فارن کرنسی اکاؤنٹ، ان کے موبائل فون کے ریکارڈ، حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے ان کے رابطوں اور ان کے ذرائع آمدن ظاہر کرنے سے روک دیا، اور یہ حقیقت بھی چھپا دی کہ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ میں اس نے خود کو غیر مسلم ظاہر کیا ہے، لیکن اپنی ویڈیو میں وہ خود کو ایک مسلمان عالم کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اس کے لیے FATF کی گرے لسٹ میں ہے کہ دہشت گردوں کو بچایا جاتا ہے، اور مرزا شہزاد اکبر 190 ملین پاؤنڈ کے اور اس طرز کے سمجھوتے کرتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ پستی کی آخری سطح تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن مجھے غلط ثابت کیا گیا۔ میرے شوہر سے نفرت کا نتیجہ تاریخ کو مسخ کرنے کی صورت میں نکلا ہے، اور ان کے مرحوم والد کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ میرے شوہر کے والد قاضی محمد عیسیٰ قائد اعظم کے قریب ترین ساتھیوں اور تحریک پاکستان کے صف اول کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے، لیکن اب معاوضے پر کام کرنے والے فسادی لوگ اور یوٹیوبرز ان پر غداری کا لیبل چسپاں کرتے ہیں۔ قاضی محمد عیسیٰ کو صرف وہی لوگ غدار کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا عبدالوحید ڈوگر، جو بزم خود ISI کا دلال ہے، آپ کے مرزا شہزاد اکبر نے جھوٹ پھیلانے کے لیے کٹ پتلی کے طور پر استعمال کیا، لیکن سپریم کورٹ کے 10 معزز ججز صاحبان نے خود ہی عدالت میں میرے مالیاتی صلاحیت پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مان لیا کہ میں نے نہ کہ میرے شوہر نے لندن جائیدادیں خریدیں، اور یہ کہ میں نے قانونی طریقے سے اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے رقم باہر بھجوائی، ایسے اکاؤنٹ سے جو آپ کے برعکس ایک حقیقی اور موجود بینک ہے۔ جناب عمران خان اپنے آخری پیراگراف میں مسز عیسیٰ وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں، جناب عمران خان، اگر آپ اب بھی لندن جائیدادوں کے بارے میں یا ان کے خریدنے کے متعلق مطمئن نہیں ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشریات میں آئیں اور میرا سامنا کریں۔ میں دنیا کو اپنی آمدنی، بچت، منی ٹریل اور اپنی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکس کا ریکارڈ دکھاؤں گی، اور آپ سے بھی یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ جی ناظرین، یہ خطوط مسز سرین عیسیٰ کی طرف سے لکھنے کا عمل اس ٹائم شروع ہوا جب وفاقی حکومت کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 2017 میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا، اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہوئی۔ مسز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں آ کے اپیل دائر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک لارجر بینچ 10 رکنی بینچ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ اس کی ساری کارروائی سنی جاتی ہے۔ اس سارے دورانیے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ مختلف مواقع پر خطوط کے ذریعے اپنی جو گراؤنڈز تھیں وہ بیان کرتی رہیں۔ میڈیا کے ذریعے انہوں نے خطوط جو ہے عوام کے سامنے لائے، اور اب ایک کھلا خط وزیر اعظم کے نام لکھا ہے جس میں انہوں نے مختلف ان لوگوں کا حوالہ دیا ہے جن کے اوپر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جانبدار ہو چکے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر، اور مسز سرینا عیسیٰ الزام لگاتی ہیں کہ اس ساری پروپیگنڈے کا مطلب ان کے میاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہراساں کرنا اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے استعفیٰ لینا مراد ہے۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد ہیں، اور وہ دورانیہ وہ ہے جب آئندہ کا جنرل الیکشن متوقع ہے۔ کیا آئندہ کا جنرل الیکشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان انتخاب کے بعد ممکن ہوگا، یا موجودہ حکومت اور وہ ٹیم جس پہ مسز سرینا عیسیٰ الزام لگا رہی ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مستقبل ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے ختم کر دیں گے؟ ناظرین، اس حوالے سے آئندہ کسی بھی تازہ ترین صورتحال کے بابت آپ کو اسی فورم سے آگاہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔